So today we are starting with this chapter on gravitation. जहां तक मुझे मालूम है कि ये ग्रेविटेशन का चैप्टर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपका हो चुका है. फास्ट कुछ रिवीजन अपन कर लेते पहले. Kepler's first law, all the planets are revolving round the sun. The path is elliptical and the sun is at one of the focus. Now what is this Kepler's second law? The aerial velocity, the planet aerial velocity का मतलब समझ लेंगे. This is r, the vector which is traced from the sun to the position of the planet. Equal area is traced by the radius vector in equal interval of time. That is, the aerial velocity remains constant. आप देखेंगे the aerial velocity is equal to half, it is r cross v dt upon dt. आप देखेंगे जो एरिया इसने ट्रेस किया है that is equal to half, you can consider this to be a triangle, r cross v into dt, and so this is equal to half, dt and dt will get cancelled, r cross v, and this is equal to r cross p. You got to divide this by m because p is equal to m into v, so this is what we get, and this quantity here is equal to L upon m. R cross p is equal to angular momentum, so this is the result which is obtained. Do remember that angular momentum remains constant. इसका रीजन समझने के क्या है? Reason is very simple. Angular momentum remains constant if torque acting is equal to 0. Now torque acting on the planet is equal to 0 for the simple reason. दोनों के बीच में आप देखेंगे the force is along the radius and angle between r and f is equal to 0. You got to note that this is equal to r cross f, और दोनों के बीच में एंगल 0 रहने के कारण टॉर्क इज इक्वल टू 0. टॉर्क 0 है, इसलिए ये कितना रहेगा? इट विल रिमेन कांस्टेंट. देयर आर सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस आल्सो. Kepler's third law, the square of the periodic time is directly proportional to the cube of the average distance of the sun from the planet. तो यहां पर आप देखेंगे ये है मेजर एक्सिस, दिस इज माइनर एक्सिस, और अगर मैंने इसको r1 प्लस r2 डिवाइड बाय 2 लिया तो मुझे मिलेगा एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन. तो यहां पर ध्यान में रखेंगे दिस इज द एवरेज डिस्टेंस जो हम रिफर करते हैं. प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे तो सर्कुलर पाथ अगर लेते हैं तो एवरेज डिस्टेंस का मतलब ये होगा रेडियस ऑफ द सर्कल. So well, anyway, elliptical path रहने के कारण हम क्या लेते हैं? एवरेज डिस्टेंस. So t square is directly proportional to r cube. This is what we get. बाकी के बारे में डिस्कशन जो करना है मुझे, स्पेशली वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको मुझे डिस्कस करना है. With height, what happens? Acceleration due to gravity will definitely decrease. उसके पहले एक दो बातें मैं यहां पे पॉइंट आउट करता हूं. Acceleration due to gravity on the Earth's surface is g is equal to gm upon r square. एक प्रॉब्लम देख लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है, अगर आपका मास कांस्टेंट रहता है और r को अगर आपने कम किया है by x%,
it will mean that g will increase by 2x%. इसको डायरेक्टली ध्यान में रखो आप, शॉर्टकट मेथड है और इस शॉर्टकट मेथड में कभी भी ध्यान में रखना है कि आपके परसेंटेज शुड बी लेस देन 10%, तो ये आपका वैलिड है, अदरवाइज इट इज नॉट वैलिड। g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर, मास कांस्टेंट है, रेडियस को आपने कितने x% से कम किया है, तो g विल इंक्रीज बाय 2x%। अगर यहां पे क्यूब रहेगा इट विल इंक्रीज बाय 3x% एंड सो ऑन। ये स्पेशल याद में रखेंगे, एंड दिस इज वैलिड व्हेन द परसेंटेज चेंजेस आर लेस देन 10%। ये स्पेशली आप इसको याद रखेंगे। और एक बात, gh हाइट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इज गिवन बाय gm अपॉन r प्लस h द होल स्क्वायर, और ये दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आपको मिलेगा gh is equal to g and this is r square upon r plus h the whole square, यह आपको मिलता है। ये इक्वेशन आप यूज करेंगे स्पेशली टू फॉर एग्जैक्ट कैलकुलेशंस। लेकिन अगर आपकी हाइट है वेरी वेरी लेस देन r, तो आपको मिलेगा gh is equal to g 1 minus 2h upon r। इससे भी आप रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान में रखेंगे, h अगर 200 किलोमीटर रहता है, 100 किलोमीटर रहता है, 100 किलोमीटर हमारे लिए बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे विथ r, दिस डिस्टेंस इज वेरी लेस। तो ऐसे कंडीशन में इसको याद रखेंगे, शॉर्टकट फॉर्मूला जो यूज किया गया है, इट इज व्हेन h इज वेरी वेरी लेस देन r, दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड। तो परसेंटेज चेंज अगर मुझे निकालना है, परसेंटेज चेंज में एज यू गो अप द decrease, that is g minus gh upon g into 100 is equal to 2 times h upon r into 100. This is the percentage change. Do remember this also. Condition specially याद रखेंगे आप. It is valid when this is the relation. With depth, as you go deep inside the earth, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल डेफिनेटली डिक्रीज। इसका फॉर्मूला डायरेक्टली ध्यान में रखेंगे आप। एट दैट पर्टिकुलर डेप्थ gd, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, दैट इज g इन ब्रैकेट 1 माइनस d अपॉन r। अगेन टू रिमेंबर दैट दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला। विथ हाइट आपका जो फॉर्मूला हमने यूज किया है 1 माइनस 2h अपॉन r, दिस इज अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला विच इज वैलिड व्हेन h इज वेरी वेरी लेस देन r। तो दिस इज एग्जैक्ट, दिस इज अप्रोक्सीमेशन व्हेन h इज वेरी वेरी लेस देन r, ये आप स्पेशली यूज करेंगे। और एक बात ध्यान में रखेंगे, अगर d के जगह में मैंने कैपिटल r सब्स्टिट्यूट कर लिया तो दिस विल बी r अपॉन r विच इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब यह होता है एट द सेंटर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 0। ये स्पेशल याद रखेंगे आप। और एक बात, अगर मेरा r डिस्टेंस है विच इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर, देन दिस r विल बी इक्वल टू कैपिटल R माइनस d, और ऐसे कंडीशन में आपको मिलेगा gd इज इक्वल टू g 1 माइनस, हम d के जगह में लिखेंगे इक्वल टू r माइनस r। सो दिस इज r माइनस r अपॉन कैपिटल R, और आपका फॉर्मूला आएगा इक्वल टू g r अपॉन कैपिटल R। और g के जगह में अगर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया gm अपॉन r स्क्वायर इंटू r अपॉन कैपिटल R, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू gm अपॉन r क्यूब इंटू स्मॉल r। इसको, इस रिलेशन को डिफरेंस समझ लीजिए। ये है डेप्थ जो आप मेजर करेंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड दिस इज r द डिस्टेंस ऑफ द सेम पॉइंट विच इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, और यह आपको फॉर्मूला मिलता है। वेल, और एक बात, ड्यू टू द स्पिन मोशन, व्हाट हैपेंस ड्यू टू द स्पिन मोशन, acceleration due to gravity decreases in fact,
ये कैसा होता देख लीजिए आप। मैं तीसरे पॉइंट पे आ रहा हूं। ड्यू टू द स्पिन मोशन, लेट अस से व्हाट इज हैपनिंग, g lambda is equal to, we get that to be equal to g minus r omega square cosine square lambda. What is this lambda? Lambda is the latitude, और लैटिट्यूड कैसा निकालते हैं किसी भी पॉइंट का देख लीजिए आप। दिस इज द इक्वेटोरियल प्लेन से पोजीशन यहां पर है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो देन दिस एंगल इज रिफर्ड टू एज द लैटिट्यूड। इसका मतलब यह होता है इक्वेटर पे लैटिट्यूड रहेगा इक्वल टू 0 एंड एट द पोल लैटिट्यूड विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। इसके रिलेशन में याद रखेंगे आप कि g की वैल्यू सबसे कम कहां पे रहेंगी, एट द इक्वेटर, और सबसे ज्यादा कहां पे रहेंगी, एट द पोल। इसके साथ रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है, पोल पे स्पिन मोशन का कोई मतलब ही नहीं आता है, तो एज यू मूव फ्रॉम द पोल टू द इक्वेटर द वैल्यू ऑफ g विल गो ऑन डिक्रीजिंग। इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो वैल्यू ऑफ g विल गो ऑन इंक्रीजिंग। एक सवाल इस पे बेस पूछा जाता मेनी टाइम्स कि अर्थ के स्पिन मोशन के कारण g की वैल्यू यहां पे कम हो चुकी है, तो अगर स्पिन मोशन रुक जाता है तो व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ g एट द इक्वेटर? एट द इक्वेटर डेफिनेटली इट विल डिक्रीज, बट एट द पोल इट विल रिमेन सेम। अर्थ का स्पिन मोशन रुक जाता है तो इक्वेटर पे क्या रहेगा, इट विल डेफिनेटली डिक्रीज। इक्वेटर पे जैसे डिक्रीज वैल्यू है तो वेल एनीवे आई विल करेक्ट माई सेल्फ, एट द इक्वेटर व्हाट विल हैपन, ये फैक्टर निकल गया जो स्पिन मोशन के कारण आ रहा है, तो ये फैक्टर निकलने के कारण व्हाट विल हैपन टू g विल डेफिनेटली इंक्रीज एट द इक्वेटर एंड एट द पोल द वैल्यू ऑफ g विल रिमेन सेम। अगेन विथ डेप्थ फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली लिख लिया है, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर दिस इज द रिलेशन। तो इसका मीनिंग देख लेंगे क्या है। व्हेन द पॉइंट, दिस इज द सेंटर, लेट अस सपोज, जैसे आप सरफेस की तरफ बढ़ रहे हैं द वैल्यू ऑफ g विल गो ऑन इंक्रीजिंग एज इज क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन। सरफेस के ऊपर अगर आप आते हैं तो g will be equal to g which is equal to gm upon r square, और जब आप यहां से बाहर निकल जाएंगे तो your g will be equal to gm upon r square, where r is the distance from the center of the earth। तो ग्राफ देख लीजिए कैसा बनेगा आपका। At center, acceleration due to gravity is equal to 0। यहां पर it is directly proportional to straight line मिल गई आपको। On the surface of the earth इसकी वैल्यू रहेंगी gm upon r square, और उसके बाद में what happens, the value of g goes on decreasing। This is what is happening। एक फोर्थ फैक्टर भी है यहां पर on which the value of g depends। स्पिन मोशन के कारण there is bulge at the center, तो इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ चुका है, और इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ने के कारण what will happen, the value of g at the equator कम रहेंगी because of the bulging effect। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। वेल इसके बाद मैं डील करता हूं द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसका मीनिंग समझ लेंगे आप। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, लेट अस से दिस इज द अर्थ, एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट t in the gravitational field is equal to work done
to bring a unit mass from infinity to this point without acceleration. इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आता है gm अपॉन r इज द डिस्टेंस. इसको डायरेक्टली याद रखना है इक्वेशन के फॉर्म में, और इसका मीनिंग भी मालूम रहना चाहिए आपको. द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट विदाउट एक्सीलरेशन. नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे डील करना है, इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग देख लीजिए क्या होता है. इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग द मास फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड. अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट्स द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. यूनिट मास को लाने के लिए वर्क डन इज इक्वल टू gm अपॉन r. यूनिट मास के लिए उतना है, तो अगर मैंने इसको m से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिलेगा वर्क डन टू ब्रिंग मास m फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट. तो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू gmm अपॉन r. दिस इज व्हाट यू गेट. दिस इज वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, एंड दिस इज वर्क डन टू ब्रिंग मास m from infinity to the point against the gravitational force. ये दोनों का मीनिंग फॉर्मूला के साथ डेफिनेटली इसका मीनिंग क्या होता है इसको भी आपको याद रखना है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. Now the meaning of gravitational intensity is it is force acting on unit mass placed in the gravitational field. So ये इसका इक्वेशन है. से मास m हमने यहां पर रखा है. द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू F. इसको मैंने मास m से डिवाइड किया तो मुझे मिलेगा फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास. नाउ द फोर्स एक्टिंग इज गिवन बाय gm m अपॉन r स्क्वायर इनटू m. तो दिस ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आपको मिलेगा gm अपॉन आर स्क्वायर. अब उसको वेक्टर नोटेशन दे देंगे बाद में. अभी ये एक्सप्रेशन किसके लिए? फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑल्सो. इफ द पार्टिकल इज ऑन द अर्थ सरफेस, हम स्मॉल आर को रिप्लेस कर सकते हैं बाय कैपिटल आर. अब एक बात याद रखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज. यहां पर इज फोर्स एक्टिंग on unit mass. Gravitational intensity and g are two separate quantities. याद रखेंगे, are two separate quantities having the same magnitude and direction. Acceleration due to gravity and intensity दो separate quantities है, ध्यान में रखेंगे. उसके magnitude और direction is same. Do remember this. अब एक टैबुलर फॉर्म में सब कुछ दिया गया है. से आई एम टेकिंग अर्थ, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है ऐसा मान लेंगे अपन. और यहां पर वी टेक द एग्जांपल ऑफ अर्थ. मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. यहां पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी और जी कितना रहता है इसको देख लेंगे. इफ आर इज आउटसाइड, यहां पर अगर है तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर. ऑन द अर्थ सरफेस इट इज gm अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर. इनसाइड जो हमने डील किया था, इट वॉज इक्वल टू व्हाट इज दैट, g इन ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन आर, और यह आता है इक्वल टू g स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, एंड दिस इज इक्वल टू gm अपॉन r क्यूब इनटू r. ये है रिलेशन इसका. स्पेशली याद रखेंगे इसको तीनों को. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आउटसाइड, बाहर में इट इज माइनस gm अपॉन r. On the surface, it is minus gm
upon capital R, and when it is less, it is given by minus gm upon 2r, और ये रहेगा g minus small r upon capital R, the whole square. This is what you are getting. स्पेशली इसको याद रखेंगे आप. इनसाइड द अर्थ इट इज जी एम माइनस साइन के साथ 2r इन ब्रैकेट 3 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R द होल स्क्वायर. सो स्पेशली जहां पर r बन जाएगा इक्वल टू 0, आपका पोटेंशियल रहेगा माइनस जी एम. ये 3 यहां पर डेफिनेटली आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू अपॉन 2r. ये रिलेशन स्पेशली आप याद रखेंगे. इट इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन 2r. देख लीजिए रिलेशन कैसा है. इनसाइड इट इज माइनस जी एम अपॉन 2r इन ब्रैकेट 3 माइनस दिस क्वांटिटी है. एट द सेंटर r इज इक्वल टू 0, तो पोटेंशियल आपको इतना मिलता है. अब और एक बात, विद ब्लैक पेन से स्पीयर आपको हॉलो स्पीयर, तो व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आउटसाइड? इट विल रिमेन सेम. ऑन द सरफेस अगेन इट इज सेम. एक बात अभी याद रखेंगे, gravitational intensity inside the hollow sphere, it will be equal to 0. फॉर्मूले दोनों जगह में सेम है, और यहां पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा इंटेंसिटी इनसाइड इट इज इक्वल टू 0. ब्लैक पेन मैं यूज कर रहा हूं फॉर हॉलो स्फीयर. आगे बढ़ते हुए हॉलो स्फीयर के लिए आउटसाइड it is gm upon r, on the surface minus gm upon r, and gravitational intensity यहां पे 0 है. inside it will remain same, it is gm upon r. on the surface जितनी वैल्यू रहेंगी on the surface the value will remain same. रीजंस हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन जैसा वैसा याद रखेंगे आप. सॉलिड स्फीयर gm upon r square, on the surface gm upon capital R square, inside gm small r upon r cube. hollow के लिए दोनों फॉर्मूले सेम, बट इनसाइड द hollow sphere gravitational intensity is equal to 0. coming to gravitational potential, outside gm upon r, on the surface gm upon r, ये फॉर्मूले सेम रहते फॉर हॉलो स्फीयर ऑल्सो. लेकिन सॉलिड स्फीयर के लिए आपका रहेगा माइनस gm अपॉन 2r इन ब्रैकेट 3 माइनस r अपॉन r क्यूब द होल स्क्वायर, r अपॉन r द होल स्क्वायर. मैंने जैसे बताया कि r इज इक्वल टू 0, तो यह आपको फॉर्मूला मिलेगा. हॉलो स्फीयर के लिए ये दोनों फॉर्मूले सेम, बट इनसाइड जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रहेगा ऑन द सरफेस, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल रिमेन सेम. द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी इज vc is equal to root of gm upon r plus h. this is equal to gm upon r. ये टर्म्स तो समझ लेंगे आप. यहां पर से दिस इज द अर्थ, अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग, हाइट यहां पर h है, और दिस इज द रेडियस r ऑफ द अर्थ. तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट विल बी इक्वल टू कैपिटल R प्लस h, विच इज इक्वल टू दिस मच. अभी एक बात याद रखेंगे, बहुत सारे जगह पे फॉर्मूला यूज करेंगे. gm is r square g is r plus h the whole square into gh. कभी कुछ फॉर्मूलेज में यहां दिया हुआ नहीं रहता, gm नहीं दिया जाता है, तो आप
आर स्क्वायर जी सब्स्टिट्यूट करेंगे या आर प्लस एच द होल स्क्वायर इंटू जी एच, इसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे टू गेट द रिजल्ट। वेल, इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, लेट अस से ये जनरल फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया है फॉर द सैटेलाइट विच इज क्लोज h इज इक्वल टू 0, तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा। और एक बात है, इस gm के जगह में अगर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया आर स्क्वायर जी एच, तो मुझे मिलेगा VC इज इक्वल टू रूट ऑफ gm के जगह में आर स्क्वायर जी इंटू जी एच अपॉन आर, तो ये आपको मिलेगा इक्वल टू g into ghr, it is r into gh, and this is also equal to root of r plus h into gh। ये भी फॉर्मूला आप याद रखेंगे। मेरे ख्याल से इसको याद नहीं रखना अच्छा रहेगा, बट हर जगह पे gm के जगह में आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा r स्क्वायर g या r प्लस h द होल स्क्वायर इंटू gh, इसको सब्स्टिट्यूट करके फॉर्मूला लेके आ सकते हैं आप। For the satellite which is very close, आपको मिलेगा VC is equal to root of R plus G. For the periodic time, T is equal to 2 pi root of R cube upon GM. अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूं तो मुझे मिलेगा T square is equal to R cube. This is Kepler's third law. फिर GM की जगह में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दिस रिलेशन टू गेट द अदर पार्ट। और एक बात से इतना याद रखेंगे कि दिस R is equal to R plus H for the satellite very close to the Earth's surface. We should substitute small r is equal to capital R. So for the satellite which are close, we have this to be equal to R cube upon GM. कम्युनिकेशन सैटेलाइट को रेफर करते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ऐसे कंडीशन में उसका पीरियडिक टाइम कितना रहेगा 24 आवर्स। 3 पॉइंट्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे। इट इज हैविंग रोटेशन इन द सेम डायरेक्शन एज द अर्थ स्पिन, पीरियडिक टाइम इज इक्वल टू 24 आवर्स एंड इट इज इन द इक्वेटोरियल प्लेन। ये सब पॉइंट्स आप याद रखेंगे। उसके बाद आई एम कमिंग टू दिस बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब यह होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी नेसेसरी टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अभी हम कैलकुलेट करेंगे से 2 पॉइंट, इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट इज एट रेस्ट। तो ऐसे कंडीशन में आपकी काइनेटिक एनर्जी रहेंगी इक्वल टू 0। Potential energy of the satellite will be minus gmm upon r. So total energy आपकी रहेंगी gmm upon r. So आपको मिलेगा बाइंडिंग एनर्जी के लिए इसका साइन चेंज कर देंगे आप। So it is gmm upon r. Now what do you mean by escape velocity? अगर आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया फ्रॉम द अर्थ सरफेस, वेलोसिटी कम अगर रहती है तो एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद वापस आ जाएगा। वेलोसिटी बढ़ाते चले गए और अल्टीमेटली पार्टिकल कहां पहुंच गया जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है, तो वापस नहीं आएगा। तो इसके वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? द वेलोसिटी विच शुड बी गिवन टू द सैटेलाइट सो दैट इट इज रिमूव फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है द एनर्जी विच शुड बी गिवन so that it is removed to infinity। ध्यान रखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी विच शुड बी गिवन, और एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? द टोटल वेलोसिटी विच शुड बी गिवन सो दैट द वेलोसिटी विच शुड बी गिवन सो दैट इट एस्केप्स फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अगर मैं यहां पर एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर मुझे डिराइव करना है, अगर मैंने वेलोसिटी VE दिया तो मैंने काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है? हाफ mve स्क्वायर, एंड दिस शुड बी इक्वल टू, इतनी एनर्जी अगर देते तो वो निकल जाएगा टू इंफिनिटी, इतनी एनर्जी देने से फिर भी वो इंफिनिटी में निकल जाएगा, तो दोनों डेफिनेटली इक्वल है एंड वी गेट एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 टाइम्स gm अपॉन r। आप ध्यान रख सकते हैं दैट
this is nearly equal to 11.2 kilometers per second. कम्युनिकेशन सैटेलाइट में बात याद रखेंगे, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की हाइट रहती है नियरली इक्वल टू 6 रेडियस ऑफ द अर्थ. Just for the information, you can remember that. Well, anyway, escape velocity is equal to this much. Binding energy अगर दूसरे केस में अगर मुझे निकालना है, so the satellite is revolving, and when it is revolving, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी रहेगी इक्वल टू हाफ एम वीसी स्क्वायर. अगर मैंने एस्केप क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर सब्स्टिट्यूट कर लिया तो मुझे मिलेगा जीएम अपॉन आर. आपकी बाइंड पोटेंशियल एनर्जी रहेगी माइनस जीएम अपॉन आर. सो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस हाफ जीएम अपॉन आर. बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होगा आप नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देंगे आप. सो दिस इज हाफ जीएम अपॉन आर. इसको अगर आप इक्वेट करेंगे टू एस्केप वेलोसिटी तो अल्टीमेटली आपको एस्केप वेलोसिटी मिल जाएंगे दिस पर्टिकुलर केस. डेफिनेटली बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड. जब सैटेलाइट ऑर्बिट करेगा तो उसको कम एनर्जी लगेगी फॉर द सिंपल रीजन इट हैज काइनेटिक एनर्जी. सो दैट मेक्स द डिफरेंस. बाकी का थ्योरेटिकल पार्ट आप डेफिनेटली रिफर कर सकते हैं बुक्स, बट वी कैन स्टार्ट सॉल्विंग द ऑब्जेक्टिव्स. आई विल बी टेकिंग ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड द रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव जो आपके लिए होमवर्क करके रहेगा, जो होम असाइनमेंट के लिए रहेगा, उसकी डिफिकल्टीज आप कॉमन में व्हाट्सएप ग्रुप पर डेफिनेटली भेज सकते हैं. आगे थोड़ी बहुत जो थ्योरेटिकल पार्ट जो हमको एज रिक्वायर्ड आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन. But now, next time I will continue with all the multiples of 4 मैं सॉल्व करूंगा, और बाकी के जितने भी रहेंगे मल्टीपल्स ऑफ 4 जो नहीं है वो आपको सॉल्व करना है. टेक दैट एज द होम असाइनमेंट एंड योर डिफिकल्टीज जो समझ में नहीं आ रहा उसको आप भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसको मैं सॉल्व कर लूंगा.